तो आज की इस वीडियो में मैं रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये रेडॉक्स रिएक्शन 2022 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट 2022 का मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें आधे क्वेश्चन हो चुके हैं और आधे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो 2022 के नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो और डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेस वर्सेस एसिड टाइट्रेशन है। At the end point मिथाइल ऑरेंज इज प्रेजेंट। बोल रहा है बेस का एसिड के साथ टाइट्रेशन कराया है और एंड पॉइंट पर मिथाइल ऑरेंज किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? क्यूनोनॉइड फॉर्म में, हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म में, फिनोलिक फॉर्म में, बेंजीनॉइड फॉर्म में। और ये हमारा है 25 जुलाई 2022 को आया और शिफ्ट सेकंड में। तो देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मिथाइल ऑरेंज की मैंने स्ट्रक्चर बनाई। तो मिथाइल ऑरेंज की ये स्ट्रक्चर होती है, ये बेंजीन, इधर ये एन लगा और इस पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं और इस बीच में ये एजो ग्रुप और साथ में ये इधर बेंजीन देंगे और इस पे SO3 माइनस ग्रुप लगा है। ये है हमारा मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज है, ये क्या लोन पेयर वाला है, इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है। तो मैं इसके बेसिस पे देखूँ तो लोन पेयर है। लोन पेयर डोनेट कौन करता है? बेस है, तो ये हमारा बेस। और इसको वीक बेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मिथाइल ऑरेंज क्या है हमारे पास? वीक बेस है। अब बेस पे मैं बेस डालूंगा तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा, बट जब मैं बेस पे एसिड डालूंगा तो वो चेंज आएगा। अब जैसे ही मैं इस पे H+ डालूंगा, इसका H+ क्या करेगा, मानो यहाँ पर H अटैक कर दिया, तो जब ये वाला नाइट्रोजन अपने लोन पर डोनेट करेगा तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब हाई एन वाले पे क्या होगा? पॉजिटिव। अनस्टेबल, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट कर जाएंगे। तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये कहाँ से पूरी करेगा? ये इस रिंग से खींच लेगा। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो वो इस कार्बन से खींच लेगा। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो वो इधर से कर लेगा। तो ये एक पूरा कॉन्जुगेशन हो जाएगा ऐसे करके। ये तो ये मैंने H यहाँ पे लगा दिया। अब ये वाली इसमें क्या है, ये बेंजीन रिंग है तो इसको बोलते हैं बेंजीनॉइड फॉर्म। और ये कौन सी होती है? येलो कलर की। और जैसे ही मैं इस पे एसिड डालता हूँ तो ये बेंजीनॉइड, ये कॉन्जुगेशन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गई? ये क्यूनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो अब ये एंड पॉइंट पे क्या होता है, जैसे ये मिथाइल ऑरेंज है इसमें मैं एसिड डालता हूँ तो ये येलो कलर से किस में? रेडिश पिंक में, ये पिंकिश रेडिश कलर में चेंज हो जाती है। और ये किस फॉर्म का कलर होता है? क्यूनोनॉइड फॉर्म का कलर होता है। तो एंड पॉइंट किसकी वजह से कब हमको पता चलता है? जब येलो से रेडिश पिंक या पिंकिश रेडिश कलर में कन्वर्ट होता है। तो ये रेडिश पिंक कलर किसका होता है? क्यूनोनॉइड फॉर्म का। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ये क्यूनोनॉइड फॉर्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। और ये 26 जुलाई को आया है 2022 में। अब असर्शन क्या बोलता है कि फिनोप्थलीन इज ए पीएच डिपेंडेंट इंडिकेटर। बात तो सही है। बोल रहा है रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड गिव्स पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। तो ये स्टेटमेंट मुझे एकदम सही लग रहा है। अभी देखते हैं। फिर बोल रहा है सेकंड में क्या है, सेकंड रीजन क्या है कि फिनोप्थलीन इज वीक एसिड, ये सही है। और इट डज नॉट डिसोसिएट इन बेसिक मीडियम में, इट डज नॉट डिसोसिएट इन बेसिक मीडियम, ये मुझे यहाँ से गलत लग रहा है। चलो मैं इनको स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये देखते हैं हम कि फिनोप्थलीन, ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई। फिनोप्थलीन की स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी। अब इसको वीक एसिड क्यों बोल रहे हैं? एसिड पहले तो ये OH लगा है। अब जब हाई एन वाले के साथ हाई EN एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है तो वो कौन सी? एसिडिक हाइड्रोजन होती है। तो ये हमारी क्या हो गई? एसिडिक हाइड्रोजन। और ये ऑर्गेनिक एसिड है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये वीक एसिड है। अब वीक एसिड है तो ये एसिडिक मीडियम में इसका कलर क्या होता है? वाइट टाइप का होता है, इस वजह से बोलते हैं कलरलेस। अब जैसे ही मैं इसमें बेस डालूंगा, बेस क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा और एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा मीन्स H+ को यहाँ से ले जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव इसके साथ क्या करेगा? कॉन्जुगेशन करेगा। ये इधर कॉन्जुगेशन, ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट, ये वाला यहाँ माइग्रेट और ये यहाँ। तो ये क्या हुआ?
बेसिक मीडियम में अभी यहाँ देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये मैंने कॉन्जुगेशन शो करने के बाद क्या होगा, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, ये बेंजीन है तो इसको बोलते हैं बेंजीनोइड फॉर्म, और ये क्यूनिन टाइप में बन गया, इस वजह से क्या बोलते हैं क्यूनोनोइड फॉर्म। तो यहाँ देखो हम क्या बोल रहे हैं, और जैसे ही ये मतलब इसमें मैं बेस डालूंगा तो ये कलरलेस से पर्पल और पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 तो यही बोलता है कि फिनोप्थलीन इज ए पीएच डिपेंडेंट, बिल्कुल पीएच डिपेंडेंट है, मैं बेस डाल रहा हूँ इसमें। ये अभी तक क्या एसिडिक मीडियम में कलरलेस है, जैसे ही मैंने बेस डाला, बेस का मतलब क्या होगा पीएच ज़्यादा कर दी, तो ये क्या पर्पल और पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, तो ये पीएच डिपेंडेंट है। तो फिनोप्थलीन इज ए पीएच डिपेंडेंट इंडिकेटर, ठीक है। रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, कलरलेस था एसिडिक मीडियम में, एंड गिव्स पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। ये देखो एसिडिक मीडियम में, ये एसिड मीडियम में क्या है कलरलेस है, और जैसे ही मैंने इसमें बेस डाला ये ब्रेक कर गया और पर्पल और पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 या मीन्स असर्जन हमारा पूरी तरीके से सही है। अब रीजन क्या बोल रहा है, फिनोप्थलीन इज ए वीक एसिड, यहाँ तक तो ठीक है, बट बोल रहा है इट डज नॉट डिसोसिएट इन बेसिक मीडियम, की बेसिक मीडियम में डिसोसिएट नहीं होता। हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही मैंने बेस डाला तो ये डिसोसिएट हो गया ना, तो रीजन हमारा क्या हो गया गलत हो गया, तो रीजन गलत है। अब ऑप्शन देखो, पहला क्या बोल रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये यही गलत हो गया। सेकंड है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। बोला है ए इज ट्रू और मीन्स असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, ये सही है। तो ऑप्शन इसका चला गया सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बोल रहा है ए कंपाउंड एक्स इज ए वीक एसिड, बोल रहा है वीक एसिड है, एंड इट एग्जिबिट color change at pH close to the equivalence point during neutralization of NaOH and acetic acid. Compound X exists in ionized form in basic medium compound X. अब देखो इसकी कितनी हिंट मिल रही है। ऑप्शन देखो, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, फिनोप्थलीन है, और ये एरियोक्रोम ब्लैक टी है। कंपाउंड एक्स क्या है वीक एसिड, और वीक एसिड क्या है हमारे पास फिनोप्थलीन है, एक हिंट तो यहाँ से मिली। दूसरी देखो एक्स एग्जिस्ट इन आयोनाइज फॉर्म इन बेसिक मीडियम, एक्स क्या बेसिक मीडियम में आयोनाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैं अभी यहाँ पे बताया, जैसे ही मैं फिनोप्थलीन पे क्या कर रहा हूँ बेस डाल रहा हूँ, अभी यहाँ क्या पे क्या ये अनआयोनाइज फॉर्म में, इस पे कोई भी आयन नहीं है, चार्ज नहीं है, तो ये अनआयोनाइज फॉर्म में। जैसे ही मैंने इस पे बेस डाला ये ब्रेक कर गया, ये आयंस की फॉर्म में आ गया, तो ये आयोनाइज फॉर्म में हो गया। तो यहाँ से भी दूसरी हिंट मिल रही है कि यहाँ पे से हमारा क्या हो सकता है फिनोप्थलीन हो सकता है। पहली हिंट तो बीक एसिड, बीक एसिड कौन है फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज नहीं है, ना ही मिथाइल रेड होता है। तो यहाँ से दो दो हिंट मिली हमको कि बीक एसिड है, और ये बेसिक मीडियम में क्या होते हैं आयनाइज फॉर्म में होता है। और एक और हिंट देखो तीसरा कि NaOH क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन किसके साथ करा रहे हैं बीक एसिड के साथ करा रहे हैं। तो मैं इसके लिए ग्राफ बना रहा हूँ पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। अब बीक एसिड है तो बीक एसिड की रेंज क्या होगी, मतलब 3 के बाद होती है 1 से 3, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज है। तो स्टार्ट में होता क्या है इसमें कि बीकर में हमने क्या ले लिया बीक एसिड ले लिया एसिटिक एसिड, और इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ। तो जब मैंने बेस बिल्कुल भी ऐड नहीं किया तो उसमें ओनली एसिड है। अब ओनली एसिड होगा तो इसकी पीएच क्या होगी कम होगी, तो ये पीएच क्या होगी 7 से कम। और वीक एसिड है तो इसकी पीएच क्या होगी 3 से ऊपर होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की रीजन है ना 1 से 3। तो और जैसे जैसे मैं इसमें बेस ऐड करता जाऊंगा ये न्यूट्रलाइज होता जाएगा, मीन्स एसिटिक एसिड में क्या कर रहे हैं NaOH ऐड कर रहे हैं, और ये बनाएगा सोल्ट एंड वाटर CH3COO Na+H2O। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे ये दोनों खत्म, तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे हमको ये सॉल्ट मिलेगा किसका वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का।
तो जैसे ही इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन लगभग 2-3 pH के बाद से आ जाता है, तो ये ऐसे न्यूट्रलाइजेशन पे क्या आता है, स्टीप पोर्शन आता है। अब यहाँ तक मान लो इसने बेस ने एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया और उसके बाद भी हम बेस ऐड कर रहे हैं, तो पीएच क्या हो जाएगी, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टीप पोर्शन कहाँ से आ रहा है, लगभग मान लो ये 6 to 11 वाली रीजन में आ रहा है। और 6 to 11 जो स्टीप पोर्शन आता है उसी में क्या होता है, इंडिकेटर रेंज होती है। और इंडिकेटर रेंज 6 to 11 के बीच में किसकी आती है, फिनोप्थलीन की आती है। फिनोप्थलीन की ऑलमोस्ट 8.2 टू 8.2 या 8.3 टू 10.3 होती है। तो 3-3 4-4 हिंट है। अगर ये ग्राफ बना के नहीं भी करते हो तो सिंपल ये हमारा यहाँ से हो जाता है कि एक तो इसने बोला है बीक एसिड, तो बीक एसिड ये हमारे पास फिनोप्थलीन होता है। और दूसरा बोला है कि ये बेसिक मीडियम में आयोनाइज फॉर्म में होता है, तो ये भी फिनोप्थलीन होता है। ये पिछले ही क्वेश्चन में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ। तो 3 तरीके से इसको किया जा सकता था, बीक एसिड वाले से, और ये बेसिक मीडियम में आयोनाइज फॉर्म में, और साथ में यहाँ से ये कर्व बना करके, न्यूट्रलाइजेशन वाला कर्व बना करके। तो इसका आंसर हो जाता है फिनोप्थलीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। बोल रहा है 20 ml 0.02 मोलर हाइपो, हाइपो क्या होता है, H2O3 -2 सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ 10 ml copper sulfate CuSO4 solution in the presence of excess of Ki using starch as indicator, starch indicator। फिर बोल रहे थे मोलरिटी ऑफ Cu+2 इज फाउंड टू बी। कुल मिला के Cu+2 की मोलरिटी पूछा है 10⁻⁻2 मोलर की फॉर्म में। ये तुमको एक दो रिएक्शन दे दी कि यहाँ से कॉपर +2 CuSO4 वाला, ये Ki वाला I- ये बना है Cu(I2) और I2। अब ये जो I2 इवॉल्व हुई है वो अगली रिएक्शन में हाइपो के साथ रिएक्शन करी, और ये हाइपो क्या होता है, हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो खुद को तो रिड्यूस करेगा I- में, और थायोसल्फेट ये टेट्राथायोनेट आयन में खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा +2 से प्लस का 2.5 में। 26 जुलाई को आया 2022 में शिफ्ट 2 में। देखो पहले मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि ये कॉपर सल्फेट है, इसकी रिएक्शन हम हाइपोस के साथ करा रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ Ki की प्रेजेंस में, और इंडिकेटर क्या लिया है, स्टार्च, ये लिख दी। फिर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से उठा करके, जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है वो दोनों की दोनों चेप दी, यहाँ से उठा करके ये लिख दी। अब देखो इसमें कॉमन स्पीसीज कौन सी है, I2, ये रही, ये I2 और ये I2। अगर हमसे पूछा क्या है, Cu+2 की मोलरिटी पूछी है, तो मैं बोलूँ कि अगर कॉमन स्पीसीज का n फैक्टर अगर सेम आ गया तो ये Cu+2 के इक्विवेलेंट इक्वल टू आयोडीन के इक्विवेलेंट, और जब इसका और इसका n फैक्टर सेम है तो इस आयोडीन इधर भी है, तो आयोडीन के इक्विवेलेंट इक्वल टू मैं थायोसल्फेट के कर दूंगा। तो यहाँ देखो इस वाली रिएक्शन में आयोडीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, I- में, यहाँ भी आयोडीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, I- में। तो दोनों के क्या होंगे, इक्विवेलेंट इक्वल। और कितने हैं, ये 0 से कितने गया, -1 में, तो 1, और इसमें कितने आयोडीन के 2 एटम, तो मल्टीप्लाई 2, तो n फैक्टर हो गया 2। सेम इधर भी 0 से कितने में गया, -1 में, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 का, और इसमें कितने एटम है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका n फैक्टर 2। और जब दो रिएक्शन में कॉमन स्पीसीज का n फैक्टर सेम है, मैं बोल रहा हूँ कि n फैक्टर ऑफ कॉमन स्पीसीज का सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इक्विवेलेंट ऑफ Cu+2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ थायोसल्फेट। ये मैंने कर दिए, इक्विवेलेंट ऑफ Cu+2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ थायोसल्फेट। मुझे Cu+2 का पूछा है, तो इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। इसका नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ये Cu+2 के लिए, थायोसल्फेट के लिए। अब नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर और n फैक्टर। इसकी मोलरिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। Cu+2 का n फैक्टर देखो, Cu+2 के लिए +2 से कहाँ पे गई, +1 में, तो कितने का चेंज हुआ, 1 का।
वन का चेंज हुआ और कितना एटम है, वन, तो वन मल्टीप्लाई वन, एन फैक्टर आया वन। तो ये कर दिया, वॉल्यूम 10 के बने। अब थायोसल्फेट का नॉर्मल टी हो गया हमारा मोलर टी इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोलर टी के बने। वैलेंसी फैक्टर देखो कहाँ से आ रहा है, यहाँ देखो थायोसल्फेट में सल्फर कितने में, 1+2 में। ये टेट्राथायोनेट में सल्फर है यहाँ पे प्लस का 2.5, तो एक्सचेंज कितना हुआ, +2 से प्लस का 2.5, 0.5 का, और इसमें कितने आइटम है सल्फर के 2, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो कितना आया इन फैक्टर 1, रख दिया वहाँ से उठा करके 1, वॉल्यूम के 1 है। यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो मोलारिटी 0.04 मोलर आ रही है, बट वो 10⁻² की फॉर्म में पूछा है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 4 × 10⁻² मोलर। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 4 10⁻² ऑलरेडी है, तो 4 आंसर हो जाएगा। देन अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं, इसमें बोल रहा है 0.01 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन वाज एडेड टू 20 ml 0.05 मोलर मोहर सॉल्ट। पहली बात तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ये डबल सॉल्ट है, ये मोहर सॉल्ट। सॉल्यूशन थ्रू ए ब्यूरेट, ठीक है, ब्यूरेट से ऐड कर रहे हैं। बोल रहे थे इनिशियल रीडिंग ऑफ 50 ml ब्यूरेट इज 0। कहने का मतलब है जो ब्यूरेट है वो हमारी 50 ml की है और इनिशियल रीडिंग 0 का मतलब होता है, जैसे ये ब्यूरेट होती है ना, ये पूरी 50 ml की है, तो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होती है, ये ऊपर मार्क होता है 0 पर नीचे बढ़ती जाती है ऐसे करके, तो मतलब उसमें 50 ml की ब्यूरेट है और इनिशियल मार्क 0 मीन्स फुल भरी हुई है ये। बोला द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन लेफ्ट इन द ब्यूरेट। अब ब्यूरेट में क्या 50 ml KMnO4 भर रखा है, बोला कितना बचा रहेगा, कितना बचा रहेगा। अब जो रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करने के बाद जो हम क्या रिएक्ट किया है वो निकालेंगे, उसको हम जो इनिशियल है 50 में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ आ जाएगा। बोल रहा है सॉल्यूशन लेफ्ट इन ब्यूरेट आफ्टर द एंड पॉइंट, ठीक है करते हैं। 28 जून को आया ये, 22 में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, KMnO4 की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, मोहर सॉल्ट के साथ। अब यहाँ देखो मोहर सॉल्ट में क्या ये FeSO4 किससे मिलकर के बना है, FeOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4। अब FeOH का होल ट्वाइस का वीक बेस है, बट H2SO4 क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही NH4OH प्लस ये H2SO4 से मिलकर के बना है, तो ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये टोटल मिला करके क्या एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे। और एसिडिक मीडियम में KMnO4 कहाँ से +7 से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, +2 में। अब यहाँ देखो KMnO4 यहाँ मैग्नीज क्या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो दूसरे को अपने पड़ोस वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो आयरन +2 से कहाँ पर जाएगा, +3 में। सल्फर तो ऑलरेडी +6 में है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर भी +6 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब मैं एन फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ये देखो गिवन है 0.01 मोलर। अब मैं यही वॉल्यूम निकाल लूँ, ये ब्यूरेट में हमने भर रखा है, इनिशियली 50 ml है, बट मैं कौन सा निकालूंगा जो रिएक्ट करेगा। 50 ml तो रिएक्ट कर नहीं रहा है, कुछ बच रहा है, और जो रिएक्ट कर रहा है वो निकाल लेते, तो हमने ये BML मान लिया। ये 20 ml केवन है और 0.05 मोलर है, ये किस में ले रहे हैं हम, बीकर में, तो बीकर में एक साथ ही हमने साला ले लिया। अब ब्यूरेट से हम इसमें KMnO4 स्लोली ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट, ये कर दिए। इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम KMnO4 का और नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम मोहर सॉल्ट का। नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। मोलारिटी गिवन है, एन फैक्टर देखो कितना है, +7 से कितने में गया, +7 से +2 में, तो कितने का एक्सचेंज हो रहा है, 5 का, और कितना एटम है मैग्नीज का 1, तो मल्टीप्लाई 1, तो कितना एन फैक्टर आ गया 5।
तो ये रख दिया 5। मुझे वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करना है। यहाँ भी नॉर्मल टी मोलर टी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये मोलर टी रही। वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, +2 से कितने गया +3 में, कितने एटम है आयरन का 1, तो 1 × 1 = 1। तो ये एन फैक्टर यहाँ पे रख दिया 1। वॉल्यूम गिवन है, यहाँ से वॉल्यूम आया मुझे 20 ml। अब 20 ml तो क्या ये यूज हुआ है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ केमोनोपोर सॉल्यूशन लेफ्ट इन द ब्यूरेट 50 ml की थी, उसमें से कितना बच गया, जितना यूज नहीं हुआ। अब यूज कितना हुआ है, 20 ml यूज हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ केमोनोपोर कितना है 50, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, इनिशियल में से मैं जो यूज हुआ है वो माइनस कर दूंगा, तो ये 30 ml बच जाएगा। यही पूछा था उसने, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 30 ml बच गया एंड पॉइंट के बाद भी। देन अगला क्वेश्चन है, अब 20 ml KMnO4 है और 0.02 मोलर है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन is used for the titration of 10 ml of Ap+2 solution in acidic medium। the molarity of Ap+2 solution पूछा है और किसकी फॉर्म में पूछा है, 10⁻⁻2 मोलर की फॉर्म में। ये भी 27 जुलाई को है, 22 में ही शिफ्ट 1 में। तो देखो बोल रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराओ किसके साथ, Ap+2 के साथ और एसिडिक मीडियम में। ये मैंने करवाई पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन Ap+2 के साथ एसिडिक मीडियम में। अब हमको पता है कि एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पर जाता है +3 में, तो ये तो चला गया। अब यहाँ पे क्रोमियम क्या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो ये क्या अपने पड़ोसी को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो आयरन जब ऑक्सीडाइज होता है तो +2 से कहाँ पर जाता है +3 में। मैं क्या करूँगा, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर करूँगा, तो इससे पहले मैं एन फैक्टर निकाल लूँ। यहाँ देखो आयरन, आयरन ये रहा आयरन, आयरन +2 से कहाँ पर जा रहा है +3 में, तो एन कितने का एक्सचेंज हुआ 1 का, और कितना एटम है 1, तो मल्टीप्लाई 1 कर दिया, तो एन फैक्टर हो गया 1। क्रोमियम देखो, इसमें एक क्रोमियम की बात कर रहा हूँ, +6 से कहाँ पे गया +3 में, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6 से 3 में, तो 3 का, और कितने एटम है क्रोमियम के 2, तो मल्टीप्लाई 2, तो एन फैक्टर हो गया 6। अब बस क्या करना है, इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ap+2 कर दिए। ये फॉर्मूला लगाया, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम K2Cr2O7 के लिए और नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम Ap+2 के लिए। नॉर्मलिटी क्या है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी हमको गिवन है 0.02, वॉल्यूम गिवन है, एन फैक्टर ये रहा, तो 0.02 ये मोलरिटी, ये एन फैक्टर, ये वॉल्यूम। अब Ap+2 की मुझे मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, इसका एन फैक्टर कितना आया, ये 1 रहा, उठा के यहाँ पे पटक दिया, और वॉल्यूम है तो 10 दूनी 20, मोलरिटी आई 0.024 मोलर। बट मुझे वो 10⁻⁻2 मोलर की फॉर्म में पूछ रहा है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 24 × 10⁻²। इसके बाद अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका आंसर कितना हो गया हमारा 24। तो 2023 के इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय श्री राम।